हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम एक नए विषय को कल से शुरू करेंगे, तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम इस विषय के ऊपर अपनी सभी जानकारी तथ्यों के साथ, विश्लेषण क्षमता के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमें पढ़ना क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था मुख्यतः है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमें मुख्यतः है तीन चीजों को पढ़ना होता है, जो हमें भारतीय राज्य व्यवस्था की पूरी जानकारी हमें देती है। जिसके अंदर हमें भारतीय संविधान, प्लस संसदीय अधिनियम, उसके साथ हमें उच्चतम न्यायालय की व्याख्या भी पढ़नी होती है। इतना पढ़ने पर हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी हो जाती है, जो हम धीरे धीरे करके अपनी राज्य व्यवस्था की कक्षाओं को निरंतर पढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अगर हम चाहें तो मैराथन वीडियोस की तरह आपके सामने पहले से बोर्ड पर लिखकर तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उससे ना आपको लाभ होगा ना हमें कोई लाभ होगा, क्योंकि तथ्य केवल लिखने मात्र से याद नहीं रहते। इसलिए हम पहले आपके सामने कहानी की तरह संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके सामने साझा करेंगे, जिससे आपके दिमाग के अंदर एक चित्र बन जाए और आपको याद करने में आसानी रहे। इसलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान क्या है, संविधान क्यों चाहिए, संविधान की क्या आवश्यकताएं हैं, हमें संविधान किस लिए निर्मित करना पड़ा। तो चलो जानते हैं कि हमें संविधान किस लिए चाहिए। हम मानते हैं कि संविधान, किसी भी देश में संविधान की कितनी आवश्यकता है, लेकिन हम अभी जानेंगे कि संविधान इतना आवश्यक क्यों है। क्योंकि हम सभी को पता है, हम एक समाज में रहते हैं, समाज में भिन्नताएं विद्यमान है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई समाज है जिसके अंदर विविधताएं हैं। विविधता, ये हमारा समाज है, इसके अंदर बहुत सी विभिन्नताएं हैं। हो सकता है विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग आपस में रहते हों। इसलिए हम यहाँ दिखा देते हैं कि विभिन्न विचार, विभिन्न समूह, विभिन्न संस्थाएं, ये सभी हमें एक ही समाज के अंदर मिलती हैं। संस्थाओं में आप यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं, अन्य संस्थाएं ले सकते हैं, सहकारी समितियां ले सकते हैं, जो एक समाज के अंदर विद्यमान होती हैं। अगर समाज में विभिन्नता होगी, विभिन्न धर्मों के लोग होंगे, विभिन्न जातियों के लोग होंगे, तो ये तय है कि उनके आपसी विचारों की भिन्नता के कारण कुछ ना कुछ संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा तो संघर्ष के निपटान, समाधान के लिए कोई ना कोई नियम अवश्य चाहिए होता है। तो मान लेते हैं अगर किसी भी समाज में संघर्ष होता है, तो संघर्ष संघर्ष के क्या समाधान हो सकते हैं। एक समाधान आप बता सकते हैं
कि हम पुलिस रख सकते हैं। क्या हो यदि अगर पुलिस ही हमारे संघर्ष का कारण बन जाए, तो हमारे संघर्ष का निपटान कौन करेगा? अब हम अगर मान लेते हैं कि पुलिस के स्थान पर हम सेना रख लेते हैं, सेना, लेकिन क्या हो कि सेना ही हमारे संघर्ष का कारण बन जाए। जैसा हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में सेना ने किस प्रकार तख्ता पलट कर दिया है और संविधान को नष्ट करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि सेना ही हमारे संघर्ष का कारण बन जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो इन विवादों का निपटान कर सके, तो हम एक संस्था बना सकते हैं जिसको हम संसद कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम उसे संसद कहते हैं। अगर संसद स्वयं हमारे अधिकारों का हनन करने लगे तो क्या हो? संसद के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, उसकी शक्तियों में कोई सीमा ना लगे, तो संसद ही हमारे संघर्ष को का समाधान करने की बजाय स्वयं संघर्ष का कारण बन सकती है। इसलिए हम तय कर सकते हैं कि संसद को 3 भागों में बांट दिया जाए, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। न्यायपालिका तो इस प्रकार हम संसद को नियंत्रण कर सकते हैं। विधायिका का काम हम अलग अलग सभी का काम बांट सकते हैं, जिससे इनके बीच कम से कम संघर्ष हो और न्यूनतम समन्वय बना रहे। यानी कि विधायिका का काम विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना तथा न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या व मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक समाज में संघर्ष के कारण समाधान की आवश्यकता होती है, और उसी समाधान को रूप में हम एक नियमों का दस्तावेज बनाते हैं जिसपे समाज के सभी व्यक्ति न्यूनतम समन्वय और समस्या के साथ रहें, ताकि हमें कोई संघर्ष का सामना न करना पड़े, विवादों का सामना न करना पड़े। इसीलिए हम संविधान संविधान को इतनी आवश्यकता होती है। अब हम देख लेते हैं कि संविधान है क्या। हमने देखा कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें हमें संविधान की किस लिए आवश्यकता है ये हमने देखा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संविधान क्या है? इसका उत्तर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, उसी में इसका उत्तर है। हमने पढ़ा कि समाज में अगर संघर्ष को कम करना है तो हमें एक कुछ नियमों पर, समाज के सभी व्यक्तियों को कुछ नियमों पर समन्वय बनाना होगा, जिसके चलते कम से कम संघर्ष पैदा होगा। अगर हमें पता चल जाए कि किन को क्या करने की छूट है और हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हमारा कार्य करने के अधिकार क्षेत्र का पता चलता है, जिससे संघर्ष कम से कम होगा। इसीलिए अगर संविधान को परिभाषित करना हो तो हम कहते हैं कि संविधान एक बुनियादी बुनियादी नियमों का समूह है, जो न्यूनतम समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार हम संविधान की एक छोटी सी परिभाषा को याद रख सकते हैं। जो हमने पढ़ा कि समाज में विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण संघर्ष पैदा होते हैं। विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के लिए हमें समाधान की आवश्यकता होती है, और संविधान के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं। उसी नियम के दस्तावेजों को हम संविधान कहते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि संविधान क्या है और क्या नहीं है। अब हम समझेंगे कि संविधान आवश्यक क्यों है हमारे लिए। संविधान की आवश्यकता,
पहला तो अभी हमने पढ़ा कि यह एक बुनियादी नियम बताता है, एक बुनियादी नियम, एक बुनियादी नियम जो क्या करता है, समन्वय को बढ़ाता है। संविधान का पहला कार्य कार्य दूसरा कि हमने नियम तो बना दिए, लेकिन ये कैसा चलेगा कि नियमों को बनाएगा कौन? तो बनाएगा वह शासन प्रक्रिया को तय करता है कि शासन प्रक्रिया कैसी होगी, नियम कौन बनाएगा और नियमों के तहत हमारी जो शासन की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी। तीसरा संविधान का कार्य है कि जो सरकार हमने जो सरकार बनाई है, यानी शासन प्रक्रिया के तहत हमने जो सरकार बनाई है या जो शासक है उसकी शक्तियों पर सीमाएं संविधान लगाता है, ताकि ये ना हो कि कल को जो सरकार और शासक हमने चुना है वही हमारे संविधान को नष्ट कर दे और अपना राजतंत्र स्थापित कर ले। तो इसलिए हमारा संविधान इतना कमजोर ना हो कि कोई भी छोटा नेता या कोई भी राजनीतिक उसको आकर नष्ट कर दे। इसलिए हम सरकार और शासकों की उसकी शक्तियों पर कुछ नियंत्रण और प्रतिबंध सीमाएं लगाते हैं। अंतिम चौथा कार्य संविधान का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि सरकार के पास न्यूनतम शक्ति हो जो जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। ये चार कार्य मूलतः है किसी भी संविधान के होते हैं। तो हमने देखा कि पहला काम, संविधान एक बुनियादी नियम बनाता है जिससे समाज में तालमेल बढ़े। दूसरा, संविधान ये तय करता है कि नियम को कौन बनाएगा, वह शासन या सरकार की प्रक्रिया कैसी होगी। सरकार और शासक उसकी शक्तियों पर सीमा लगाता है। तथा चौथा कार्य, सरकार के पास इतनी न्यूनतम शक्तियां हो कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके, यानी जन कल्याण के लिए आवश्यक कार्य कदम उठा सके। ऐसा भी नहीं हो कि हमने सरकार की शक्तियों पर इतनी सीमाएं लगा दी कि वह जनता के कल्याण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकी। तो इसलिए सरकार को न्यूनतम शक्ति देनी आवश्यक है जिससे वह जनता की जन कल्याण का कार्य कर सके, वह जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। हमने संविधान के कार्य को देख लिया है। मुझे आशा है कि आपको बड़े ही आसान तरीके से ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं संविधान की। अब हम थोड़ा तथ्य को देखेंगे और जो दिक्कत रहती है तथ्य की, कि तथ्य याद नहीं रहता। तो देखिए कैसे हमने संविधान को समझ लिया, संविधान की आवश्यकताओं को समझ लिया, संविधान क्या है, हमें संविधान क्यों चाहिए, तो हमारे जो शुरुआती कंसेप्ट हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। किसी विषय के संविधान की आवश्यकता के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया कि हमें संविधान क्यों चाहिए। तो अब हमारे संविधान के प्रति जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम कुछ तथ्य इसके साथ में तथ्य को लेंगे जिससे तथ्य को याद करना आसान रहेगा। अब देखिए हम तथ्य की शुरुआत करते हैं, तो हम संविधान की थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले मैं आपको एक कहानी की तरह आपके दिमाग में चित्र बना देता हूँ, जिससे याद करने में आसानी रहेगी, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो भारत पर अनेक आक्रमणों में अनेक सी कंपनियां भारत में आई। जो भारत में आक्रमण की आने वाली कंपनियां थी या विदेशी आक्रमण थे, उनका क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, फिर आए डेन और अंत में आए फ्रांसीसी। ये भारत पर विदेशी कंपनियों या विदेशी आक्रमणों का क्रम है, जो किसी एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे क्रम याद रहना चाहिए आपको। याद रखने का सिंपल है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ब्रिटिश आए, डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे अंतिम तौर पर फ्रांसीसी आए थे। इसको याद रखना इतना कुछ जरूरी नहीं है, बस हल्का आपको क्रम ध्यान में रहे, ताकि आपको पता रहे कि किस सबसे पहले कौन आया था और सबसे अंत में कौन आया था। हमें अंततः भारत पर जो कंपनी सबसे अधिक समय तक शासन किया वो थी ब्रिटिश कंपनी, जो 1608 में भारत आई थी। 1608 ईस्वी में भारत आई थी। इसकी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसी कंपनी के साथ में रही, क्योंकि यूरोप में जो शक्ति ब्रिटिश सत्ता के पास थी वो किसी और कंपनी के पास नहीं थी। फ्रांसीसी कंपनी थी जो इसकी प्रतिस्पर्धा ले पा रही थी। इसलिए सबसे अधिक भारत में भी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा इसकी फ्रांसीसी कंपनी के साथ रही। तो 1608 में ब्रिटिश कंपनी भारत आई और उसने धीरे धीरे अपने क्षेत्र विस्तार को बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में यह एक व्यापारिक कंपनी की तरह भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने किले निर्माण शुरू कर दिए तथा मुगलों को भेंटें देना शुरू कर दिया, जिससे उनको वहां की दीवानी प्राप्त हुई। और अंतिम रूप से ऐसे चलते चलते एक बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी के आसपास। तो 1761 या 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें अंततः ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। और ऐसे देखते देखते ब्रिटिश कंपनी ने भारत के अधिकांश भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसी के चलते 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, जो यह दिखाता है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय लोगों पर कितना अधिक शोषण व दमन किया, जिसका कारण 1857 की क्रांति था। 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे लोगों में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वराज की मांगे उठानी शुरू कर दी। तो अब ब्रिटिश सरकार भी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को आगे झुकने को तैयार हो गई और उन्होंने हमारे संविधान सभा का गठन कराया। तो अब हम ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, बस इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये इतिहास का विषय है, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। अब हम अपने संविधान सभा की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब देखिए, आजादी हमें 1947 में मिली, तो कैबिनेट मिशन उससे एक साल पहले ही आया होगा। तो हमें यह डेट याद रखनी है कि 1946 में 24 मार्च को भारत पर पहुंचा था कैबिनेट मिशन। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्या था? 3 सदस्यीय एक समिति थी। 3 सदस्यीय 3 सदस्यीय एक समिति थी, जिसके प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव पारित किया और संविधान सभा का गठन हुआ। सभा का गठन हुआ।
संविधान सभा का कब गठन हुआ? तो कमिटी मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद नवंबर 1946, अब ये सभी घटनाएं 1946 की हैं। तो नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, फिर 1946, ये सभी की सभी 1946 की घटनाएं हैं। तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आप कहेंगे कि सर ये तथ्य कैसे याद रखें? देखिए, दिमाग की एक क्षमता होती है कि दिमाग हमेशा चित्र के रूप में चीजों को जल्दी याद रखता है, या फिर अगर हम उस क्षण का चित्र दिमाग में नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो तिथि है उसको खुद से रिलेट करें। यानी खुद से रिलेट करने का मतलब है कि हम अपने जीवन में कोई ऐसी तिथि है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे उसको जोड़ दें तो उससे हमें याद करने में आसानी रहती है। जैसे मैंने कैसे याद कर रखा है इसको, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ है, तो मैंने याद कर रखा है कि मेरी संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो मेरे जन्मदिन के दिन हुई, 9 दिसंबर को। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, वरना ऐसे इतने अत्यधिक तथ्य को याद करना काफी मुश्किल कार्य है। तो इस प्रकार आप छोटी छोटी ट्रिक से इन तथ्यों को याद कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। बाकी समझना हमें एक कंसेप्ट है कि संविधान सभा कैसे विकसित हुई, कितनी बहसें हुई पहली बैठक में, बहसों के बाद, बहुत से विचार विमर्श के बाद संविधान सभा अंतिम रूप पर पहुंची और 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। चलो अब देखते हैं हम आगे। अच्छा, इसी के बीच पहली बैठक हो गई। अच्छा, इसी में पहली बैठक में जो पाकिस्तान की तरफ से अलग राज्य की मांग की थी, अलग राज्य की मांग भी इसी में की थी, और इस पहली बैठक को उन्होंने भंग किया था, यानी उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान की अलग मांग भी इसी बैठक में हुई थी। अच्छा, अभी हम इसी बीच देखेंगे कि और जो घटनाएं थी वो कैसे हुई। देख, हमें 3 घटनाएं याद रखनी है। 3 घटनाएं में कौन कौन सी हैं? 24 जनवरी 1950, सेम 24 जनवरी 1950, फिर 24 जनवरी 1950। इसमें 3 घटनाएं हैं। पहली है राष्ट्रीय गान, फिर है राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। इन तीनों सन के अंदर ये 3 घटनाएं हुई थी जिनको याद रखना आसान है। तीनों के तीनों एक ही डेट पे हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान हुआ था, राष्ट्रीय गीत हुआ था, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्ति हुई थी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय गान था वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, ये क्या है? जन गण मन। उसी के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हमें याद रखना है। उसके साथ ही अब हम इससे पहले देखो, ध्वज की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन हम ध्वज को इतिहास में नहीं जाकर केवल याद रखते हैं
कि 24 जनवरी 1950 को हमारे गान और राष्ट्रीय गीत हुआ था, तो उससे 2 दिन पहले 22 जुलाई 1946 को हमारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। अच्छा, इसको किसने लिखा? पिंगली वेंकैया। अच्छा, इसका अनुपात कितना है लंबाई और चौड़ाई का? तो इसका अनुपात 3:2 है। 3:2 अनुपात है। तो इसी के साथ हमें इतना तथ्य साथ साथ करते चलना है। इसको याद करना काफी मुश्किल काम नहीं है, धीरे धीरे याद कर सकते हैं। याद करने के तरीका मैंने आपको बता दिया है कि तथ्य को अपने साथ रिलेट कीजिए या उसका कोई चित्र दिमाग में तय कीजिए। जैसे 24 जनवरी 1950 सभी के सभी तथ्य एक ही दिन एक ही समय हुए थे, तो इनको याद रखना आसान होगा। उसी के बाद इससे 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी जुलाई पे 1946 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, पिंगली वेंकैया। इसका अनुपात 3:2 था। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ समितियां देखेंगे, संविधान सभा की समितियां, मुख्य समितियां तो बहुत सारी थी, लेकिन हम केवल मुख्य समितियां को देखेंगे। मुख्य समितियां, बड़ी समितियां जिसे हम कहते हैं, केवल 8 थी। अब देखिए, इन समितियों को याद करना और इनके अध्यक्ष को याद करना कितना आसान है। बड़ी समितियां, कितनी है? 8 समितियां हैं। अच्छा, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आप केवल याद रखना है 1 2 3। आप कहेंगे इससे कैसे होगा? देखिए, एक पे है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि ये केवल एक ही समिति थी और एक इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए इसे नंबर 1 पर रखा है। अब है नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 में 2 व्यक्ति हैं, 2 ही नंबर पे है, 2 ही व्यक्ति हैं। कौन कौन? देखिए, एक है सरदार पटेल, इनकी 2 समितियां हैं, क्योंकि नंबर 2 पे है तो 2 समितियां हैं। कौन कौन सी? अब सरदार पटेल के बारे में सभी को पता है कि इन्होंने 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था, जिसके नाम पर गुजरात में नर्मदा नदी के समीप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लगी हुई है। तो आप सोच के बताइए, सरदार पटेल की समिति कौन सी मिलेगी? तो सरदार पटेल की समिति थी प्रांतीय समिति। इस प्रकार आप अगर तथ्य को याद रखेंगे तो आसानी होगी याद करने में, दिक्कत नहीं होगी, जल्दी याद हो जाएगा तथ्य, क्योंकि आपसे रिलेटेड तथ्य है या फिर किसी व्यक्ति से रिलेटेड तथ्य है या उसका चित्र आपके दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि जिससे वो तथ्य आपको याद आता है। अब देखिए, इसने 552 देशी रियासतों को मिलाया था, तो इसके बाद अगर इन्होंने 500 देशी रियासतों को मिलाया था तो उसके अंदर इन्होंने मौलिक कर्तव्य को भी देखा होगा, लोगों के अल्पसंख्यकों को भी देखा होगा, जनजातियों को देखा होगा, तो उनकी सलाहकारी समिति के भी अध्यक्ष थे ये। तो हम लिखेंगे मूल कर्तव्य, अल्पसंख्यक व जनजाति के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद ये ए और बी पे आते हैं। राजेंद्र प्रसाद की दोनों समितियों को याद करना आसान है, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे। हमें पता है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई भी भारत का प्रमुख बनता है तो प्रमुख व्यक्ति के पास हम अपना धन संपत्ति या प्रश्न रखते हैं ना,
मेन जो मुख्य प्रश्न है उसी के पास रखते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है प्रश्न, जिससे प्रक्रिया समिति, से संचालन समिति, संचालन समिति। तो इस प्रकार याद रखना आसान रहता है। और अंत में तीसरे पे कितनी समिति हो गई मेरी? 1 2 3 4 5। अब बच गई मुख्य 3 समितियां। ये है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के पास 3 समितियों के अध्यक्ष थे। ये कौन कौन सी देखिए, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी? क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के पास और केंद्र के पास संघ की सारी शक्तियां होती हैं। तो नंबर 3 पे जवाहरलाल नेहरू। इनके पास 3 समितियां थी। कौन कौन सी? एक थी संघ शक्ति समिति, एक थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और तीसरी समिति थी इनके पास राज्यों के क्षेत्र की समिति, क्षेत्र की समिति। ये 3 समितियां जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो इस प्रकार आप 1 2 3 काउंटिंग से सारे के सारे 8 के 8 बड़ी समितियों को अध्यक्ष के साथ इन्हें याद कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। अच्छा, अब हमारी समितियां हो गई। अच्छा, अब हम कुछ छोटे मोटे तथ्य और याद कर लेते हैं, जो इस प्रकार देखिए। इसके बाद बड़ी समितियों के बाद हम कुछ तथ्य याद करते हैं कि 26 नवंबर 1950 को संविधान पारित की घोषणा, पारित घोषित कर दिया गया था। पारित घोषित कर दिया जिससे संविधान के कुछ अनुच्छेद और जो प्रावधान थे, संविधान के अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद, सभी नहीं, कुछ अनुच्छेद व प्रावधान स्वतः लागू हो गए। स्वतः लागू हो गए। कौन कौन से थे, कैसे याद करेंगे? देखो, 5 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे कि 5 6 7 8 9, यहाँ रुक जाइए। इसके बाद याद करना है 366 367 379 380 391 392 393 और 60 और 324। ये 2 अलग से याद कर लेने हैं। तो ये सभी के सभी जो कुछ अनुच्छेद थे और जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1950 को संविधान पारित घोषित होने के बाद स्वतः लागू हो गए थे। तो ये हमने देख लिया है। छब्बीस जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। पूर्ण संविधान लागू, लागू। अच्छा, अब 26 जनवरी का दिन क्यों रखा गया? इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व का दिन था ये। वो कैसे? क्योंकि इसी दिन
जो कांग्रेस थी, कांग्रेस संघ था, उसने 1930 के अधिवेशन के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। मनाया था, जिसके कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है और 26 जनवरी का दिन हमने संविधान को पूर्ण लागू करने के लिए रखा था। ठीक है, अब कुछ तथ्य और हैं जो ज्यादा आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हमें याद कर लेनी चाहिए, क्या पता किस एग्जाम में आ जाए। जो इसमें था कि जो संविधान था, संविधान का सुलेखन, संविधान का सुलेखन जिसे हम कालीग्राफी कहते हैं, कालीग्राफी में सुंदर सुंदर लिखना, वो उसका काम किसने किया था? अब मुझे बताइए, अगर सुलेखन यानी सुंदर लेख करना होगा, तो आप अक्षरों को, लाइनों को सजा, प्रेम से सजा सजा कर लिखेंगे या फिर ऐसे ही बुरी तरीके से लिखेंगे? प्रेम से सजा सजा कर लिखेंगे। तो इससे हम याद रखेंगे कि प्रेम बिहारी नारायण, जिन्होंने सुलेखन कार्य किया था। अब इसके बाद संविधान का पहला हो गया, दूसरा सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण का काम, सजावट का काम कार्य किसने किया था? देखो ये थे फैबर तथा नंदलाल बोस, नंदलाल हैहोर और नंदलाल बोस, ये थे। अच्छा, इसी के साथ में अब हम देखेंगे कि जो हिंदी, हिंदी की मूल प्रति थी, मूल प्रति संविधान की, उसका सुलेखन का काम किसने किया? सुलेखन का दूसरा सौंदर्यीकरण या अलंकरण, सौंदर्यीकरण तो वही नंदलाल बोस हैं। नंदलाल बोस हैं। सुलेखन का कार्य हिंदी, हिंदी प्रति का, ये याद रखना है। तो हिंदी प्रति का सुलेखन कार्य किया था किशन वैद ने, वसंत, वसंत किशन वैद, वसंत किशन वैद ने। अच्छा, ये कुछ तथ्य हैं जो हम याद रख सकते हैं। मैं कहना, आपने अपने दिमाग के अंदर इनसे कुछ लिंक बना लेना है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस आपको कुछ ना कुछ लिंक ढूंढना है, उससे आपका काम चल जाएगा और तथ्य आसानी से याद हो जाएगा। तथ्य है बस केवल इतना ही था, ऐतिहासिक प्रश्नों में इतना तथ्य काफी है। उसके बाद अब हम इसके कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, और ये भी हमें कंसेप्ट की तरह ही, परिवर्तन की तरह ही याद करने हैं। इनका रट्टा नहीं मारना है, इनको समझना है और याद कर लेना है। अच्छा, अब हम देखें कि संविधान, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हिंदी अनुवाद का, अनुवाद का कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान नहीं। अच्छा, ये प्रावधान कब जोड़ा गया? 58वां संशोधन, 58वां संशोधन कब? 1987 में, भाग 22 में
अनुच्छेद 394 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद का कोई प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसको अब 98वें संशोधन के द्वारा भाग 22 के अनुच्छेद 394 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद करना है। अब हम संविधान की आलोचनाएं और विशेषताएं पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा ये एक भाग कंप्लीट हो जाएगा और इसके तहत हम फिर कल अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान के कंसेप्ट, सिद्धांत और दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये इसकी विशेषता देख लेते हैं और आलोचना देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए और समझ में आ जाए। आलोचना नहीं, विशेषताएं। एक करके देखते हैं। आलोचना में सबसे बड़ी आलोचना की जाती है भारतीय संविधान की कि ये भारी भरकम है, यानी कि बड़ा है। नंबर 2 कहता है कि समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी की गई है। वहीं अमेरिका के संविधान को 4 महीने से कम में समय में तय कर लिया गया था। कनाडा के संविधान को 9 महीने के अंदर तय कर लिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि ये समय की बर्बादी थी। उसके तहत इसमें कहता है कि ये अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 4, राजनीतिक व वकीलों का संवर्ग था। अच्छा, ऐसा इसलिए क्या आता है, आप देखिए कि जो मूल संविधान है उसमें सभी के सभी वकील थे। जवाहरलाल नेहरू वकील थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो कानून के ज्ञाता थे ही, महात्मा गांधी वकील थे, सरदार पटेल वकील थे। तो इसलिए इसे कहा था कि ये बहुत बड़े बड़े राजनेता और वकीलों का स्वर्ग मात्र था। इसके तहत भी इसकी आलोचना की जाती है। उसके अलावा इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि यह जो पूर्ण भारत था उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। यानी एक आलोचना 5 नंबर पर यह भी हो सकती है कि ये पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया तथा का अभाव रहा है। अच्छा, अब अगर हमें विशेषताएं देखनी हो तो विशेषताएं देखिए। विस्तृत, विशाल व बड़ा संविधान। ये आलोचना में भी है और ये विशेषता में भी है। आलोचना वाले लोग कहते हैं कि इतना बड़ा बना दिया, इतना नियमों का इतना बड़ा पुस्तक बना दी जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, आम जनता के लिए समझना मुश्किल है। वही विशेषता कह जाती है कि ये विशाल और बड़ा संविधान है क्योंकि इसमें जो विश्व के सभी विचार और दार्शनिक थे उनके अच्छे अच्छे विचारों को छलनी में छान कर, यानी कि काफी संविधान सभा में बहस और विचारों के बाद इसको अपनाया गया है, इसलिए इसका स्वरूप विशाल और बड़ा है। उसके साथ दूसरा इसका विशेषता है एकल नागरिकता। वही आप अमेरिका में देखिएगा तो द्वि नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है और संपूर्ण संघ की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नंबर 3 देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 4 देखिए, समन्वय व संतुलन, नंबर 5 देखिए, कठोर व लचीले का संतुलन, नंबर 6 मौलिक अधिकार। विशेषता तो बहुत अधिक है, बोर्ड की कमी पड़ जाएगी। कर्तव्य। 7 मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। वो ऐसा है देखिए कि विशेषता तो इतनी अधिक है, जैसे कि संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित है, कुछ अपवादों को छोड़कर, शक्तियों का विभाजन, संतुलित विभाजन किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है। ये सभी संविधान की विशेषताएं हैं। तो देखिए, आलोचकों का काम है आलोचना करना और विशेषता का काम है विशेषता देखना। तो नेगेटिव लोगों को नेगेटिव चीजें दिखेंगी, पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। पॉजिटिव देखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, नेगेटिव सोचने के लिए हमें समय लगता है, क्योंकि नेगेटिव सोचना नेगेटिव लोगों का काम है। इसलिए आप अगर केवल आलोचना को देखते रह जाएंगे तो आलोचना में फंसे रह जाएंगे, नकारात्मक सोच में फंसे रह जाएंगे। इसलिए अगर हमें देखनी हो तो विशेषताएं और भी बहुत सी हैं। अभी अगर मैं इसको मिटो की और विशेषताएं आपको बताने लगूं तो काफी बड़ा हो जाएगा। आप देख लेना, विशेषता बहुत सी मैं आपको बताता हूँ। एक संघ व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है, अच्छा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, नीति निश्चित तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या है? संप्रभुता, स्वतंत्रता, अखंडता है, संतुलन है, शक्तिशाली केंद्र सरकार है जो कनाडा से लिया गया है, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों में। तो ये सभी के सभी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसलिए विशेषताएं बहुत हैं, विशेषता देखने वालों को विशेषताएं मिल जाएंगी बहुत सारी, और आलोचना देखने वालों को आलोचना मिलेंगी। तो इसी के साथ हम संविधान के इस टॉपिक को भी समाप्त कर रहे हैं, और कल हम एक संविधान के नए कंसेप्ट और नए विषय की विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद।